हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने अध्ययन किया था। पवनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपन पवनों की गति पढ़ी, अपन ने पवनों की दिशा पढ़ी। इसके अलावा अपन ने पवनों के प्रकार पढ़े थे। स्थानीय पवनें पढ़ी थी। स्थानीय पवनों को और दूसरे नाम में सनातनी पवने, ग्रही पवने, प्राथमिक पवने या मूल पवने कहा जाएगा। ये अपने सनातनी पवनों के नाम थे। फिर अपन ने अध्ययन किया था नेक्स्ट दूसरी पवने के द्वितीय पवने कहा जाता है, जिनका दूसरा नाम है सामयिक पवने, जो समय के अनुसार चलती है। इसी तरह से तृतीयक पवने, जिनको अपन स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने प्राथमिक पवने जो थी, अपनी स्थानीय पवने जो थी, वो अपन ने अध्ययन कर चुके थे। अपन के संदर्भ में अपन पढ़ चुके थे पूरा। अब जो अपना टॉपिक है वो है द्वितीयक पवने। जैसा कि हमने स्थानीय पवन पढ़ रहे थे, तब अपन ने पढ़ा था कि स्थानीय पवनें जो होती है वो सभी पवनों की जो होती है मूल पवनें होती है। सभी पवनें की मूल पवनें, जो द्वितीय पवन है इनकी भी जो मूल पवन है वो स्थानीय पवन ही है। तो अपन पढ़ेंगे द्वितीय पवने के अंतर्गत कौन कौन सी पवनें आती है। तो अपन इसके अंदर मेनली अपन बात करते हैं, तो देखेंगे अपन द्वितीय पवने के अंतर्गत जल समीर, स्थल समीर, फिर अपन देखेंगे पर्वत समीर, घाटी समीर, आगे और अपन देखेंगे तो वायु राशिया, वाताग्र, आगे और अपन देखेंगे तो चक्रवात, प्रति चक्रवात, और अंततः अपन देखेंगे मानसूनी पवनें। कौन सी पवनें? मानसूनी। नॉर्मली अपन को द्वितीय पवने के अंतर्गत ये सारी पवनें पढ़नी है अपन को। जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, वायु राशिया, वाताग्र, चक्रवात, प्रति चक्रवात और मानसूनी पवनें, ये अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन जल समीर से शुरुआत करते हैं। ये जो चार पवन है, जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, इनका बहुत ही एकदम इजी है। वैसे इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसी पवनें जो जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर चलेगी उन्हें जल समीर कहेंगे। जो पवनें स्थल से जल की ओर चलेगी उसे स्थल समीर कहेंगे। जो पवनें पर्वत से घाटी की ओर चलेगी उन्हें अपन पर्वत समीर कहेंगे। जो पवनें घाटी से पर्वत की ओर चलेगी उन्हें अपन घाटी समीर कहेंगे। और जो पर्वत से घाटी की ओर चलेगी उसे अपन पर्वत समीर कहेंगे। जहां से पवनें चलेगी वहां से उसका नामकरण हो जाएगा। जल से चलेगी जल समीर, स्थल से चलेगी स्थल समीर, पर्वत से चलेगी पर्वत समीर, घाटी से चलेगी घाटी समीर। तो अपन देखते हैं कि जल समीर की कैसे चलेगी। तो कोई क्षेत्र ले लेते हैं अपन। ये अपना जलीय भूभाग है और ये स्थलीय भूभाग है। ठीक है, असमतल धरातल स्थल का ये अपना स्थलीय भूभाग है। ये जल और ये स्थल। अपन देखते हैं जल समीर जो है वो जल से स्थल की ओर चलेगी। तो कैसे चलेगी? या जल से स्थल की ओर अपन बात करते हैं दिन के समय में। जब दिन होता है, दिन के समय में क्या होगा? मेनली ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जल और स्थल दोनों में। स्थल की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि यहाँ जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जो भी भूभाग है अपने, वह जल्दी तो गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। और जल जो है वो उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, वह देर से गर्म होगा, देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। उसी तरह से अपन बात करते हैं पर्वत की। तो पर्वत में क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। घाटी भी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, ये इनकी जो पर्वतियां पाई जाती है, अक्सर इनमें ये होता है कि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। जलीय जो भूभाग है वह देर से तो गर्म, क्यों? जल देर से गर्म क्यों होगा? कि स्थल भाग केवल ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वही गर्म होगी, लेकिन जल में क्या होगा? जैसे जैसे जल ऊपर का जल संचरण होता रहेगा। जैसे जैसे जल गर्म होगा ऊपर का जल नीचे जाता आता जाएगा और नीचे का जल ऊपर आता जाएगा। जैसे संचरण होगा, जल जो होगा ऊपर से नीचे तक गर्म होगा। इसलिए इसकी देर से तो गर्म होगा और देर से फिर से ठंडा होगा, क्योंकि संचरण होता जाएगा। इसमें ऊपर से गर्म होने के बाद नीचे आएगा, गर्म जल नीचे ऊपर आएगा, ठंडा जल ऊपर आता जाएगा। इसे संचरण इसमें होता है। जब ये गर्म होता है जल, तब अपन भी देखते हैं किसमें अपन पहले पानी गर्म करते हैं अपन, तो देखते हैं कि उसमें संचरण होता है, पानी ऊपर नीचे होता रहता है। जल जब गर्म होगा तब इसमें
हालांकि इतनी तेज महासागर में जल इतनी तेज गति से उबलता नहीं है, तो वो संचरण बहुत धीमे धीमा होता है, यानी जल हल्का धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, और जो स्थल भूभाग है वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। ये इनकी प्रवृत्ति है। तो दिन के समय अपन बात करते हैं, दिन के समय जब सूर्य की किरणें गिरेगी स्थल भूभाग पे, जल्दी गर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जबकि ये इसकी जल की स्थल की अपेक्षा जल का भाग थोड़ा कम गर्म रहेगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वायुदाब कैसा हो जाएगा? न्यून। ये धीरे धीरे गर्म होगा। यहाँ पर वायुदाब इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रहेगा। यहाँ पे वायुदाब कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। अब पवने किस ओर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ये जो पवने हैं, ये पवने कहां से चलेगी? जल से स्थल की ओर चलेगी। दिन के समय कहां से चलेगी? जल से स्थल की ओर। इनको अपन कहेंगे जल समीर। क्या कहेंगे इनको अपन? जल समीर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जल से स्थल की ओर चलेगी। क्यों चलेगी? जब दिन के समय स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी गर्म होने की वजह से यहाँ का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर वायुदाब न्यून हो जाएगा। स्थल जलीय जो भूभाग है ये देर से गर्म होगा। तो यहाँ पे जो वायुदाब है वह उच्च बना रहेगा। उच्च बनने के कारण जो पवन है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो जलीय भूभाग से पवने कहां ओर चलेगी? स्थल की ओर चलेगी दिन में, इसलिए इनको अपन कहेंगे जल समीर। तो आगे देखते हैं अपन स्थल समीर। स्थल समीर की अगर बात करते हैं अपन, अब क्या होगा? ये तो बताया हमने, दिन के संदर्भ में बताया था। जब रात जब हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जब रात हो जाएगी, तो रात के समय में अपन अगर बात करते हैं, जब रात हो जाएगी, रात्रि के संदर्भ में अपन देखते हैं अब ये जो पवने हैं, ये पवने फिर से क्या होगी? रात में स्थल भाग जल्दी गर्म हो गया, दिन में जल्दी गर्म हो गया था, रात को ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। तो ये तो ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण जो वायुदाब है वो कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा वायुदाब रात्रि के समय। और जल की प्रवृत्ति है, वह जल देर से तो गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। अभी ठंडा भी देर से हो रहा है, ये तो जल्दी ठंडा हो गया। इसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या है? ये ज्यादा गर्म है और वायुदाब कैसा हो जाएगा? निम्न। गर्म है तो इसकी अपेक्षा यानी स्थल भाग की अपेक्षा यहाँ पे वायुदाब कैसे बनेंगे? निम्न बनेंगे। अब रात्रि के समय क्या होगा? यहाँ पे वायुदाब निम्न है, यहाँ पे वायुदाब उच्च है। अब स्थल से रात में क्या होगा? जब भी रात्रि होगी, रात के समय क्या होगा? पवने जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो रात्रि में ये पवने फिर से क्या करेगी? स्थल से जल की ओर चलेगी। स्थल से जल की ओर चलने के कारण अपन इनको कहेंगे स्थल समीर। क्या कहेंगे अपन इनको? स्थल समीर कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको? तो स्थल समीर कहेंगे। रात्रि में जब ये पवने चलेगी स्थल से जल की ओर, तो अपन इनको स्थल समीर कहेंगे। अब अपन देखते हैं पर्वत समीर। पर्वत समीर क्या है? बात करते हैं अपन पर्वत समीर की और घाटी समीर। तो अब अपन देखते हैं पर्वत समीर व घाटी समीर। अपन बात करते हैं पर्वत और घाटी के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि पर्वत समीर और घाटी समीर क्या होगी। वैसे तो नाम से स्पष्ट है, जो पवने पर्वत से घाटी की ओर चलेगी उन्हें पर्वत समीर कहेंगे, और जो पवने घाटी से पर्वत की ओर चलेगी उन्हें अपन घाटी समीर कहेंगे। पर्वत से घाटी की ओर पर्वत समीर कहलाएगी, घाटी से पर्वत की ओर घाटी समीर। जहां से चलेगी उसी स्थान के आधार पर हम उसका नामकरण करेंगे। तो बात बताते हैं अपन पर्वत व घाटी। ये पर्वत है और ये इसकी घाटी है, ये इसका ढलान क्षेत्र है और ये इसकी घाटी है। अपन बात करते हैं, जब दिन की बात करते हैं अपन, दिन में क्या होगा? दिन में सूर्य की किरणें पर्वत पर गिरेगी। तो मैंने बताया था पर्वत के संदर्भ में अपन ने बात करी थी। पर्वत की प्रवृत्ति क्या है? पर्वत जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो पर्वत दिन में क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दिन में जब सूर्य की किरणें गिरेगी यहाँ पे, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म जल्दी हो रहा है तो वायुदाब कैसा रहेगा? यहाँ पे वायुदाब न्यून रहेगा। वायुदाब जो है वो कैसा रहेगा? न्यून रहेगा। घाटी पे बात करते हैं अपन। घाटी थोड़ी पर्वत से नीचे होती है, हालांकि सूर्य की रोशनी बराबर पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है, लगभग दिन में पहुंच पाएगी। इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा? ये थोड़ा देर से गर्म होगा। तो ये यहाँ पे जो है वो गर्म कम है थोड़ा, तो क्या तापमान कैसा रहेगा? तापमान कम है तो वायुदाब, तापमान कम वायुदाब उच्च। ये गर्म ज्यादा है तो तापमान कैसा रहेगा? तापमान उच्च वायुदाब न्यून रहेगा। अब पवने किस ओर से किस ओर चलेगी? पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो जब दिन की बात करते हैं अपन, तो दिन में क्या होगी? पवने घाटी के सहारे से पर्वत का जो ढलान है इसके सहारे कहां जाएगी? पर्वत की तरफ जाएगी। कहां जाएगी?
दिन की जो पवने होगी वह पर्वत की तरफ जाएगी। कहां से जाएगी? घाटी से पर्वत की ओर जाएगी। अपन इनको कहेंगे घाटी समीर। क्या कहेंगे इनको अपन? घाटी समीर। ढलान के सारे सारे जब पवने दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर जाती है तो उन पवनों को अपन घाटी समीर कहते हैं। अब ये जाती क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। सूर्य की किरणें जो है वो पर्वत भाग को जल्दी गर्म कर देगी। जल्दी गर्म करने से वहां पर तापमान कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। तापमान उच्च तो वायुदाब न्यून हो जाएगा। और घाटी अपेक्षाकृत इसकी तुलना में, पर्वत की तुलना में जो घाटी है वह कम गर्म होगी। कम गर्म होने से तापमान कम रहेगा, वायुदाब उच्च रहेगा। अतः दिन के समय जो पवने होगी वह घाटी से पर्वत की ओर जाएगी। अब बात करते हैं अपन पर्वत समीर के संदर्भ में। पर्वत समीर क्या है? तो वही पर्वत समीर में क्या होगा? जब रात्रि के समय, कौन सी? जब रात्रि के समय की बात करते हैं अपन। रात्रि में क्या होगा? पर्वत जल्दी गर्म होते और जल्दी ठंडे होते, तो ठंडे भी कैसे हो जाएंगे? जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, तापमान कैसा रहेगा? तापमान निम्न हो जाएगा। तापमान जब कम हो जाएगा तो वायुदाब कैसा रहेगा? वायुदाब उच्च हो जाएगा। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। तापमान निम्न, वायुदाब उच्च। और घाटी क्या होगी? धीरे गर्म होती है और धीरे ठंडी होती है। तो रात्रि के समय भी धीरे धीरे ठंडी होगी। तो धीरे धीरे ठंडी होने के कारण क्या होगा? तापमान पर्वत की अपेक्षा थोड़ा उच्च रहेगा। तो वायुदाब कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। पर्वत की तुलना में निम्न हो जाएगा। पर्वत की तुलना में यहाँ का वायुदाब निम्न हो जाएगा। अब ये पवन जो दिन में पर्वत की तरफ गई थी, ये क्या होगी? रात्रि के समय फिर से कहाँ आएगी? ढाल के सारे सारे फिर से घाटी की ओर आएगी। ढाल के सारे सारे फिर से कहाँ आएगी? घाटी की ओर आएगी। ठीक है, अपन को क्या कहेंगे? पर्वत से कहाँ आ रही है? घाटी की ओर आ रही है। अतः इनका जो नामकरण हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत समीर। क्या कहेंगे इनको अपन? पर्वत समीर कहेंगे। ये घाटी समीर और पर्वत समीर है। अब अपन बात करते हैं वायु राशिया व वाताग्र। वायु राशिया क्या है और वाताग्र क्या है? तो चलते हैं वायु राशिया व वाताग्र की ओर। तो दोस्तों अपन बात करते हैं वायु राशियों के बारे में। क्या है वायु राशिया? वायु राशि के बारे में हम देखते हैं। तो वायु राशिया, जब वायु किसी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे वो महासागर का हो सकता है वह महाद्वीप का हो सकता है, कोई भी क्षेत्र, जब वायु किसी क्षेत्र विशेष में रहती है और वहां के गुणों को धारण कर लेती है, गुणों का मतलब वहां के तापमान संबंधित गुण और आर्द्रता संबंधित गुणों को जब वह धारण कर लेती है, कोई वायु किसी क्षेत्र विशेष में रहती है और वही क्षेत्र में वो वायु जो है वहां के तापमान और आर्द्रता संबंधित गुणों को जब धारण कर लेती है तब वो वायु राशिया कहलाती है। वायु राशियों को उद्भव के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। उद्भव के आधार पर कोई भी क्षेत्र है, अपन बात करें इस क्षेत्र में कोई अगर वायु रह रही है, कोई वायु है, इन वायु ने क्या किया? इस क्षेत्र विशेष की आर्द्रता और तापमान संबंधी जो विशिष्ट गुण होते हैं वो धारण कर लिया। धारण करने के बाद ये वायु जो है वो वायु राशि कहलाएगी। और उद्भव के आधार पर, किसके आधार पे? अपन बात करते हैं उद्भव। इनका जो उद्भव होता है, उद्भव के आधार पे इनको 5 भागों में बांटा गया है। उद्भव के आधार पे वायु राशि के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। वायु राशि क्या है? मेनली वायु एक तरह से पुंज होता है वायु का, जो किसी विशेष क्षेत्र में रहता है और वहां के तापमान और आर्द्रता संबंधित गुणों को जब धारण कर लेता है तब उनसे वायु राशि कहते हैं। उद्भव के आधार पर, इनका जो उद्भव होता है उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इनको 5 भागों में बांटा गया। उद्भव के आधार पर पहला जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये महासागर व महाद्वीप दोनों पर हो सकती हैं। कोई भी जो भूभाग है, कोई भी जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र महासागर का भी हो सकता है और महाद्वीप का भी हो सकता है। तो ये जो क्षेत्र है पहला ये उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। महासागर का वह वाला भाग जो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में आता है, वहां पे जो उद्भव होती है उसके आधार पर अलग भाग बनाया गया है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। अब बात करते हैं अपन उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। बात करते हैं अपन उपोष्ण कटिबंधीय जो उष्ण मरुस्थल है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण मरुस्थल भी होते हैं और शीत मरुस्थल भी होते हैं। अपन बात कर रहे हैं जो उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में जो उष्ण मरुस्थल है, उस मरुस्थल के आधार पर भी इनको वहां पे भी ये जब ये वायु उद्भव होती है उसके आधार पर इसको अलग भाग बनाया गया है। अपन आगे बात करते हैं उच्च अक्षांश अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। बात करते हैं अपन अक्षांश के उच्च अक्षांश से, अक्षांशों की स्थिति बताइए इसमें कि उच्च अक्षांश के संदर्भ में अपन देख रहे हैं। तो उच्च अक्षांश अपेक्षाकृत ठंडे महासागर।
तो तीसरा जो प्रकार है वो है उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर की बात करिए। किसकी बात करिए? महासागर की बात करिए। उच्च अक्षांश अपन बात करते हैं, उच्च अक्षांश संदर्भ में अपन कहते हैं कि जब भी अक्षांश 60 डिग्री या 65 डिग्री से जो ऊपर के जो अक्षांश है 65 से लेकर 90 तक की बात करते हैं अपन, तो वो सब किस में आएंगे? उच्च अक्षांश में आएंगे। और ठंडे महासागर की बात करते हैं अपन, ये जमे हुए महासागर की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ठंडे महासागर की बात कर रहा है। तो कौन से अक्षांश हो जाएंगे? 65 से लेकर लगभग 75 के समथिंग जो अक्षांश है, उस अक्षांशों के संदर्भ में ये बात कर रहा है कि उच्च अक्षांश अपेक्षाकृत ठंडे महासागर में जो वायु राशि होगी, इसके आधार पर इसका अलग भाग बनाया गया है। आगे देखते हैं अपन उच्च अक्षांशीय अति शीत। कौन से अक्षांश कैसा है? उच्च अक्षांश, लेकिन अति शीत कहा है? क्या कहा है? उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित। जो ऊंचे जो अक्षांश है, उच्च अक्षांशीय अति शीत, ठंडे भी बहुत ज्यादा है, अति शीत है, वह बर्फ आच्छादित। कैसे? बर्फ से जो ढके हुए हैं, बर्फ से जो आच्छादित है, उन अक्षांशों के संदर्भ में है ये कि उच्च अक्षांशीय अति शीत, उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो वायु राशि होगी वो आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र है? ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय। महासागर का भाग नौ, किसका भाग है? ये महाद्वीप का भाग है, इस चीज को महाद्वीपीय क्षेत्र कहा गया है। आगे देखते हैं अपन स्थायी रूप से वे भूभाग, जहाँ पे स्थायी रूप से वे जहाँ बर्फ आच्छादित जो महाद्वीप है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है। तो बर्फ कहाँ कहाँ जमी रहेगी? एक तो उत्तरी ध्रुव पर, एक दक्षिण ध्रुव, यानी आर्कटिक व अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में ये बात कर रहा है। तो कहाँ? जहाँ पे बर्फ जमी हुई रहेगी, पांचवा स्थायी रूप से, यानी कि वर्ष के सवा जो 365 दिन है, 365 दिन है, स्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित जो महाद्वीप है, यानी कि स्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित महाद्वीप। बात करते हैं अपन आर्कटिक व अटलांटिक की। ये क्षेत्र है आर्कटिक व अटलांटिक क्षेत्र, यहाँ पे वर्ष भर स्थायी रूप से क्या बर्फ से आच्छादित रहता है। तो ये जो है वायु राशि उद्भव के आधार पर, यानी उद्भव जो क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्रों में इनका उद्भव होता है, उद्भव के आधार पर इनको 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार कौन कौन से? पहला जो है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जो महासागरीय भाग है वो वाला है। दूसरे की अपन बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। तीसरा जो है वो उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर की बात कर रहे हैं। चौथा जो है उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ से आच्छादित, जो ऊंचे अक्षांश अति शीत है और बर्फ से आच्छादित जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, उसके वहां पे जो उद्भव होती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। पांचवा जो है वो स्थायी रूप से, यानी कि वर्ष के सवा 365 रूप से जहां बर्फ से आच्छादित रहता है वो वाला क्षेत्र, यानी कि आर्कटिक व अंटार्कटिक महाद्वीप की बात कर रहे हैं अपन। अब आगे देखते हैं वायु राशियां जो है इनके अपन आगे देखते हैं। ये जो है इनके आधार पर, उद्भव क्षेत्र के आधार पर इनको फिर से बांटा गया है। उद्भव क्षेत्र के आधार पर ये 5 उद्भव क्षेत्र है इनके, ये तो बताया हमने क्या उद्भव क्षेत्र के आधार पर उनके उद्भव क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में इनका नाम क्या है? उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। ये जो इनके उद्भव क्षेत्र है, उद्भव क्षेत्र के आधार पर इनको फिर से 5 भागों में बांटा गया। उद्भव क्षेत्र इनके आधार पर अपन उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर के आधार पर क्या कहेंगे? तो 5 भाग में बांटा गया है उद्भव क्षेत्र के आधार पर। वैसे तो उद्भव क्षेत्र है, उद्भव जो है वो क्षेत्र है। ये अपन बात कर रहे हैं उद्भव क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा है? उद्भव क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में बांटा है। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय महासागरीय जलवायु। दूसरा जो है वो है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। अब बात करते हैं अपन उष्ण कटिबंध में महासागर भी होगा और महाद्वीप भी होगा, तो दोनों को अपने अलग अलग भागों में बांट दिया। उष्ण कटिबंधीय एक तो महासागरीय जलवायु हो जाएगी, एक हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु। दूसरा अपन बात करते हैं ध्रुवीय महासागरीय और ध्रुवीय महाद्वीप। ध्रुव पर जो महासागर होंगे और ध्रुव पर जो महाद्वीप होंगे, उनके आधार पर 2 भाग ये हो जाएंगे, एक उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय सागर, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय महासागरीय महाद्वीप, एक महाद्वीपीय एक महासागरीय। फिर ध्रुवीय महाद्वीपीय सागर, महाद्वीपीय वायु राशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। फिर बात करते हैं अपन महाद्वीपीय आर्कटिक उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां जो कि गर्म होती है। इनके संदर्भ में अपन देखा कि उद्भव क्षेत्र के, ये दोनों उद्भव क्षेत्र है, उद्भव क्षेत्र के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वैसे हालांकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम रहती है। वायु राशि और वातावरण, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके पीछे रीजन ये है कि अपने पास बहुत मस्त एक बेटर टॉपिक है चक्रवात और पट्टी चक्रवात, मानसूनी पवने, जल समीर, स्थल समीर। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही लेंथी टॉपिक और यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए यहाँ से जो संभावना है वायु राशि व वातावरण से संबंधित यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की संभावना बहुत ही कम है। अब देखते हैं अपन वातावरण क्या है।
सेम ये जो वायु राशि आपने पढ़ी है, इन्हीं वायु राशियों की बात करते हैं अपन। जब ये दो वायु राशि आपस में जब मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो जो मिक्स जो होती है, जो दो वायु राशि कोई गर्म है और कोई ठंडी है, दोनों जब मिक्स हो रही है, तो इसे तो अपन वाताग्र कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? वाताग्र कहेंगे। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वायु राशि जब मिलती है आपस में, उसकी जो सीमा होती है उसे अपन वाताग्र कहते हैं। वाताग्र जो है वो फिर से कितने भागों में बांटा गया? वाताग्र चार प्रकार के बन सकते हैं। शीत वाताग्र बन सकता है, उष्ण वाताग्र बन सकता है, अचर वाताग्र बन सकता है और अधिविष्ट वाताग्र बन सकता है। शीत वाताग्र क्या होगा? जब भी कोई दो वायु आपस में जब मिलेगी क्या होगा? एक वायु इसके ऊपर आ जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी और दूसरी इसके नीचे हो जाएगी। अपन देखते हैं, एक तो ये कंडीशन बन सकती है, कोई एक वायु ऊपर चढ़ जाएगी, एक ये कंडीशन जो दोनों आपस में मिक्स हो जाएगी, और एक ये कंडीशन होगी जब एक स्वतंत्र ही ऊपर हो जाएगी। तो अपन देखते हैं जो वायु राशि है उनके साथ शीत वायु राशि किसे कहेंगे? जब शीत वाताग्र किसे कहेंगे? जब उष्ण व शीत, एक तरफ से उष्ण आ रही है और एक तरफ से उष्ण व शीत, देखते हैं अपन उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि जब आपस में मिलती है, तो जब शीत वायु राशि क्या करती है? उष्ण वायु राशि को ऊपर धकेल देती है जबरदस्ती। क्या ये वायु धकेलेगी? कौन सी? शीत जो है वो उष्ण को अगर ऊपर धकेल देती है और जब नीचे तरह से पूरी तरह से प्रभावी शीत वायु जब नीचे प्रभावी हो जाती है, तो अपन इसको शीत वाताग्र कहते हैं। जब ऐसी कंडीशन ना होकर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि शीत और उष्ण वायु राशि दोनों आपस में टकरा रही है और उष्ण वायु राशि ने क्या किया? शीत वायु राशि को पूरी ऊपर तरफ धकेल दिया और नीचे जो क्षेत्र है वो पूरा उष्ण वायु राशि का हो गया है, तो अपन इसको उष्ण वाताग्र कहेंगे। एक कंडीशन देखते हैं अपन, उष्ण व शीत दोनों जो है आपस में आके मिलती तो है, लेकिन कोई किसी को ऊपर नहीं धकेलते, दोनों आपस में घुल मिल जाती है, उसको अपन अचर वाताग्र कहेंगे। एक होता है अधिविष्ट वाताग्र, दोनों में से कोई भी ऐसी वायु, दो तरह से जो वायु राशि आएगी, दोनों वायु राशि दोनों आपस में टकराएगी भी नहीं और एक दूसरे को ऊपर भी नहीं धकेली, कोई सी भी एक कोई स्वतः ऊपर चली जाएगी, क्या होगी? बिना कोई क्रिया किए स्वतः ही जब ऊपर चली जाएगी तो उसको अपन अधिविष्ट वाताग्र कहेंगे। चार तरह के वाताग्र होते हैं। अब अपन देखते हैं, ये अपने वाताग्र का लगभग टॉपिक पूरा हो गया है। अब अपन देखते हैं चक्रवात व प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है? अगर देखा जाए तो रीड के टॉपिक में अपन बात करते हैं चक्रवात व प्रतिचक्रवात की, तो ये पूरा अपने आप में स्वतंत्र एक टॉपिक है। अपन उसको वहां पे ना पढ़ के अपन जो अपनी द्वितीय कोणों के साथ ही इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपन चक्रवात व प्रतिचक्रवात की ओर। अपन देखते हैं चक्रवात। अब चक्रवात की अपन बात करते हैं, ये भी कैसी द्वितीय पवनों के अंतर्गत आता है चक्रवात, ठीक है? द्वितीय पवनों का ही एक प्रकार है चक्रवात। चक्रवात जो होते हैं वह न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। कैसे होते हैं? जो उनका जो केंद्र होता है, ये चक्रवात की अपन आंख कहते हैं, ये कैसा होता है? न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। वायुदाब कैसा होता है? न्यून। समकेंद्रीय रेखा के सारे जब अपन परिधि की ओर जाते हैं वैसे वैसे ये वायुदाब बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं अपन एक नॉर्मली अपन एक चीज क्लियर कर देते हैं पहले। चक्रवात जो होते हैं इनकी जो पवनों की जो दिशा होती है उस दिशा के संदर्भ देखते हैं अपन। ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो बात करते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की जो दिशा होगी वह क्या होगी? ये न्यून वायुदाब का केंद्र है, न्यून वायुदाब का केंद्र है ये। तो पवनें किस ओर से किस ओर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर चलेगी। तो ये अपनी परिधि है, परिधि से केंद्र की ओर चलाओगे पवनों को, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में पवनें दो तरह से आ सकती है, या तो घड़ी की जो सुई है उसके आधार, घड़ी जैसे घूमती है, घड़ी की सुई जैसे घूमती है उसी जैसे घूमेगी तो अपन उसको कहेंगे क्लॉकवाइज, और उसकी विपरीत दिशा में घूमेगी तो अपन कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अपन बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज आएगी पवनें। कैसे घूमेगी? दिशा क्या होगी पवनों की? एंटी क्लॉकवाइज होगी। घड़ी की सुई की जो जिस दिशा में घूमती है उसकी विपरीत दिशा में ये पवनें घूमती हुई आएगी। अपन बात करते हैं एंटी क्लॉक। अगर मैं बता दूं यहाँ पे कोई घड़ी है, ये वॉच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 11 12 6 7 और 8, ये घड़ी है। घड़ी की सुई किस ओर? ऐसे घूमेगी, ठीक है। अपन बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगी, तो ये तो ऐसे घूम रही है, अपन विपरीत दिशा में यूं घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे, तो विपरीत दिशा में घूमती हुई पवनें कहां आएगी? ठीक है, विपरीत दिशा में पवनें घूमती हुई आ रही है, केंद्र की ओर आ रही है। केंद्र में कैसे? न्यून वायुदाब के केंद्र है। अपन बात करते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी, इसे ठीक है। समकेंद्रीय रेखा को सारे भाग की और तापमान इसका जो वायुदाब है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे न्यून वायुदाब होगा और यहाँ पे वायुदाब कैसा होगा? उच्च वायुदाब होगा।
ठीक, अपन बात कर रहे हैं ऊर्ध्वी गोलार्ध की बात कर रहे हैं अपन। चक्रवात जो होते हैं केंद्र कैसे होते हैं, न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। जैसे जैसे अपन किस ओर आएंगे, परिधि की ओर आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो वायुदाब है वह बढ़ता जाएगा। जिस कारण क्या होगा, पवने जो होगी वो किस ओर से किस ओर चलेगी, परिधि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलती है। तो उच्च वायुदाब कहाँ है, परिधि पर है, तो पवने कैसे चलेगी, अंदर की ओर चलेगी। कहां चलेगी पवने, अंदर की ओर पवने चलेगी। तो अपन देखते हैं चक्रवात के संदर्भ में, तो चक्रवात क्या है, अब ये जो चक्रवात है, चक्रवात फिर से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, अब उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी, घड़ी की सुई की तरफ चलेगी ये। तो जैसे घड़ी की सुई इस तरह से हवा चलेगी, तो हवा कहां जाएगी, यानी कि ये चलेगी, ये इसकी स्थिति होगी। किसी स्थिति होगी ऐसी। हवा वही, ये न्यून वायुदाब के केंद्र है चक्रवात। यहाँ पे वायुदाब उच्च रहेगा, पवने किस ओर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, तो किसी चलेगी, घड़ी के समान चलेगी। कुछ गलत हो गया क्या, वायुदाब जो होगा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि अपन बात कर रहे थे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज चलेगी और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी वाइज क्लॉकवाइज चलेगी। तो अपन देखते हैं ये चक्रवात होगा, पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएगी, ये पवनों की दिशा होगी। ठीक है, अब जो ये चक्रवात थे, चक्रवात को फिर से दो भागों में बांटा गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दो भागों में बांटा गया, एक तो होगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात की बात करते हैं तो दो भागों में बांटा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखते हैं अपन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएंगे, शीतोष्ण कटिबंध नहीं आएंगे। तो इनकी जो अक्षांश जो स्थिति होगी वो 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होगी। कौन सी होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो अवस्था स्थिति होगी, कहां पे आएंगे ये। बात करते हैं अपन शीतोष्ण की। कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अक्षांश स्थिति 30 डिग्री से किस कौन से कटिबंध में आएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में आएंगे। तो 30 डिग्री से कहां तक आएंगे, 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश उत्तर हो चाहे दक्षिण हो। ठीक है, मैं अक्षांश लिख रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, मैं अक्षांश लिख रहा हूं, केवल उत्तर व दक्षिण नहीं लिख रहा हूं। यहाँ अपन दोनों गोलार्धों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये अक्षांशीय स्थिति रहेगी। इन अक्षांशों के मध्य आएंगे ये चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु में आएंगे, तो उत्तरी गोलार्ध के साथ देखते हैं अपन। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में आएंगे। कौन सी ऋतु में आएंगे, केवल शीत ऋतु में आएंगे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु में आएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्ष भर आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे वर्ष भर, क्योंकि यहाँ पे ये जलीय भूभाग है, इसलिए यहाँ पे जलीय भाग की अधिकता के कारण यहाँ पे ये वर्ष भर आते रहेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में किस में आएंगे, शीत ऋतु में आएंगे। शीतोष्ण गोलार्ध, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में आएंगे, 30 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य आएंगे। बात करते हैं अपन दक्षिण गोलार्ध में, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिण गोलार्ध में वर्ष भर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जलीय भाग की अधिकता के कारण दक्षिण गोलार्ध में ये जो चक्रवात होंगे ये वर्ष भर आएंगे। और कहाँ अक्षांश हो गए, वही 30 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांशों के मध्य इनकी स्थिति रहेगी। अब इन चक्रवातों का जो व्यास है, इन चक्रवातों का जो अपन व्यास की बात करते हैं, ये जो पूरा व्यास है इस चक्रवात का, ये व्यास कितने किलोमीटर का होगा, तो ये व्यास जो है वो 500 से 600 किलोमीटर तक का नॉर्मली जो होता है। 500 औसत की बात करते हैं अपन, तो 500 से 600 किलोमीटर तक का होता है। लेकिन कुछ चक्रवात ऐसे होते हैं जिनका जो व्यास होता है वो कई हजारों किलोमीटर में होता है। इन चक्रवातों की बात करते हैं अपन, वायु की गति, इन चक्रवात में जो पवने हैं वो किस गति से चलती है, तो इस चक्रवात में जो पवने हैं वो 40 से 50 डिग्री की गति से किस ओर चलेगी, केंद्र की ओर चलेगी। किस ओर चलेगी, केंद्र की ओर चलेगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु जो है वो केंद्र की ओर चलेगी। अब ये जो चक्रवात है ये स्थलीय भाग में भी आ सकते हैं और जलीय भाग, दोनों में से कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये चाहे स्थलीय जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है
ये स्थल भाग पे भी उत्पन्न हो सकते हैं और जलीय भाग पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात शीतोष्ण कटिबंधीय इन चक्रवातों को फिर से अपन दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अवदाब चक्रवात और एक होता है विक्षोभ चक्रवात। इनकी उत्पत्ति और इनकी अवस्था के आधार पर इनको दो भागों में बांटेंगे अपन। कौन कितना तेज होता है उसके आधार पर, एक क्षीण होता है और एक थोड़ा अपेक्षाकृत उससे तीव्र होता है। तो तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। एक तो होगा अवदाब चक्रवात और दूसरा होगा विक्षोभ चक्रवात। अवदाब जो चक्रवात होगा ये थोड़े क्षीण होते हैं, इतने प्रभावकारी नहीं होते हैं, लेकिन जो विक्षोभ चक्रवात होते हैं ये अवदाब चक्रवात की अपेक्षा थोड़े तीव्र होते हैं, थोड़े विनाशकारी होते हैं। तो ये आपने पढ़ा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। अब अपन देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होगा? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में फिर से वही बात होगी। उष्ण कटिबंधीय नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपन देख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में तो नाम से स्पष्ट हो रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो कहां पे आएंगे? ये उष्ण कटिबंध में आएंगे। और लेकिन क्या होगा? उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक है उत्तर व दक्षिण। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं कि 0 डिग्री के मध्य इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। 1 डिग्री से 0 से लेकर 5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, उन क्षेत्रों में इन चक्रवात यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। उसके पीछे कारण यह है कि यह भूमध्य रेखा के समीप है और भूमध्य रेखा के समीप जो अपना एक बल कार्य करता है कोरियोलिस बल, जो कि अपन पहले से अध्ययन कर चुके हैं कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस जो बल होता है वह शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। वहां पे कोरियोलिस बल प्रभावकारी होता ही नहीं है, इसलिए 0 से लेकर 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण में इन चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति होगी वो 5 डिग्री, कितने डिग्री से? 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होगी, उत्तर व दक्षिण दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति होगी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ये, इनकी अगर बात करते हैं अपन व्यास के बारे में, इनका व्यास क्या होता है? इनका व्यास कितना होता है? इनका व्यास जो होता है वो 150 किलोमीटर से 750 किलोमीटर, कितना एवरेज जो होता है वो 150 से 750 किलोमीटर तक का जो हो इनका व्यास होगा, इनका व्यास होगा। और कम से कम कितना होगा? तो कम से कम जो इनका व्यास होता है कहीं 50 किलोमीटर भी देखने को मिलता है अपन को। ठीक है, ये इनसे अपेक्षाकृत जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये बड़े होते हैं और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये अपेक्षाकृत इससे छोटे होते हैं थोड़े। तो इनका जो न्यूनतम व्यास देखा जाए तो कहीं कहीं 50 किलोमीटर के चक्रवात भी बनते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 150 से 750 के बीच रहता है इनका। इनमें जो पवनें चलती है वो पवनें 50 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कितनी गति होती है पवनों की? जो गति होती है वो कहीं कहीं 50 किलोमीटर होती है, तो कहीं 50 से लेकर 300 किलोमीटर के मध्य इन पवनों की गति होती है। अपन आगे बात करते हैं इन चक्रवातों के बारे में। ये चक्रवात जो होते हैं ये चक्रवात जो होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये जलीय भागों में, ये स्थलीय भागों में उत्पन्न नहीं होते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ये कहाँ होंगे? ये जलीय भागों में उत्पन्न होंगे। जलीय भागों में उत्पन्न होंगे, क्या करेंगे? ये जल से जल वाष्प ग्रहण करने की शक्ति होगी। यहाँ की पवनें जो होगी वो कैसी होगी? आर्द्रता भरी होगी, आर्द्रता युक्त होगी। तो ये पवनें क्या करते हैं? मूसलाधार वर्षा करते हैं। इन चक्रवातों से जो पवनें आएंगी उन पवनों से मूसलाधार वर्षा होगी, मूसलाधार या तीव्र वर्षा होगी। ये जो चक्रवात होते हैं किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से होते हैं, जिसमें पवनें भी कितनी 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इनकी पवनों की गति होती है और ये तीव्र मूसलाधार बारिश करते हैं। तो एक प्राकृतिक आपदा होती है ये चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विश्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर अलग अलग देशों के संदर्भ में अपन बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में, तो ये जो चक्रवात है ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पे इनको टाइफून कहेंगे, कहीं पे इनको विली विली कहेंगे, टोर्नेडो, टाइफून, विली विली, और चक्रवात अपन बाद में कहेंगे इसको, कहीं पे इनको हरिकेन कहेंगे। अपन देखते हैं कि हरिकेन कहाँ कहेंगे? हरिकेन कहाँ कहेंगे इनको? कैरिबियन सागर, जो अपना कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर के पश्चिमी द्वीप समूह के जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी द्वीप समूह के जो देश है वहां पे इनको अपन कहेंगे हरिकेन। क्या कहेंगे इनको? हरिकेन। हरिकेन कहाँ कहेंगे? कैरिबियन सागर के वहां कहेंगे। कैरिबियन सागर के जो द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह है, वहां पे इनको हरिकेन कहेंगे। टोर्नेडो कहाँ कहेंगे इनको? क्या कहेंगे? टोर्नेडो। टोर्नेडो कहाँ कहेंगे अपन इनको? टोर्नेडो अपन कहेंगे यूएसए, अमेरिका, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के क्षेत्र में इनको अपन टोर्नेडो कहेंगे। आगे बात करें टाइफून, टाइफून किसे कहेंगे? चीन सागर। चीन सागर जो है, अगर चीन सागर में ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो उनको क्या कहेंगे? अपन टाइफून कहेंगे।
इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? चीन सागर में फिलीपींस आएगा, चीन आएगा, वह जापानी क्षेत्र में अगर ये उत्पन्न होते हैं इनको अपन टाइफून कहेंगे। विली विली की बात करते हैं अपन, तो जो ऑस्ट्रेलिया है अपना, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, अगर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो इनको क्या इस नाम से जाना जाएगा? विली विलीज के नाम से जाना जाएगा। और भारत में अगर हिंद महाक्षेत्रों में अगर ये चक्रवात आते हैं तो अपन इनको चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि भारत में समय पर जो भी हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इधर पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे इनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जो अपने चक्रवात आए हैं, आपने देखा होगा ताकते या ताउते जो चक्रवात आया था, उसका जो उद्भव क्षेत्र था वो अरब सागर था, अरब सागर से चक्रवात आया था। एक चीज और होती है, ये चक्रवात क्या होता है? महासागर में उत्पन्न होते हैं और स्थल भाग की ओर अग्रसर होते हैं। तो जहां पे ये जो चक्रवात है, ये अपने भारत के संदर्भ में बात करते हैं, जो ताकते आया था वो यहाँ आया था और गुजरात में ये इसने क्या किया था? प्रवेश किया था भारत में। तो जहां पे ये प्रवेश करते हैं, स्थल भाग में जब प्रवेश करते हैं उसको क्या कहेंगे? लैंडफॉल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अपन उसको लैंडफॉल कहते हैं। जो ताउते जो आया था वो अरब सागर में आया था, यास जो आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था। ये दो चक्रवात अभी लेटेस्ट आए हैं अपने। जो अब ये यहाँ पे जो तटीय भूभाग में जो देश है, लगभग 13 देश आए हुए हैं। इन 13 देशों का एक संगठन है। इस संगठन के अनुसार इन 13 देशों ने 13 नाम दिए हुए हैं चक्रवात को। तो अभी जो ये अपने ताउते आया था, ये नाम जो दिया है चक्रवात को, ये म्यांमार ने दिया हुआ था। जो यहाँ जो चक्रवात आया था, ये नाम ओमान ने दिया हुआ है। अब जो चक्रवात आएगा उसका नाम होगा गुलाब, और वो चक्रवात का नाम पाकिस्तान, उस चक्रवात का नाम किसने दिया हुआ है? पाकिस्तान ने दिया हुआ। अल्फाबेट के अनुसार जमे हुए 13 देश ने 13 नाम दिया। यानी जो भी चक्रवात आएंगे अब तक के 169 नाम अपने पास रिजर्व है, बुक है, उन्हीं में से नाम जाएगा। तो जो ताकते था वो ताकते जो नाम था वो म्यांमार ने दिया हुआ था, यास ओमान ने दिया हुआ था। अब जो आएगा उसका नाम गुलाब होगा, और उसका नाम जो भी हिंद महासागर में आएगा उसका नाम गुलाब होगा, और वो गुलाब नाम पाकिस्तान ने दिया हुआ है। तो ये हुई अपने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं प्रति चक्रवात की बात करते हैं अपन। प्रति चक्रवात क्या होता है? जस्ट चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात। अपन ने बात करी थी चक्रवात केंद्र में कैसा होता है? न्यून वायुदाब होता है। तो जब अपन प्रति चक्रवात की बात करेंगे तो केंद्र में कैसा होगा? वायुदाब उच्च होगा। उच्च वायुदाब के केंद्र होंगे, ये जो होंगे वो कैसे होंगे? उच्च वायुदाब के केंद्र होंगे, जिनके चारों ओर समकेंद्रीय समरेख रेखाओं के दबाव के सारे वायुदाब कैसा हो जाएगा? घटता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब है, स्वाभाविक है। परिधि की ओर कैसा होगा वायुदाब? न्यून वायुदाब होगा। तो ये केंद्र में उच्च वायुदाब है। जैसे जैसे अपन परिधि की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कैसा हो जाएगा? न्यून होता जाएगा। तो पवने किस ओर से किस ओर चलेगी? उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलेगी। यानी केंद्र से पवने कहां ओर चलेगी? परिधि की ओर चलेगी। केंद्र से किस ओर चलेगी? केंद्र से जो पवने हैं वो गोलाकार के रूप में समकेंद्रीय रेखाओं के सारे परिधि की ओर चलेगी। केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। आगे अपन और बात करते हैं, तो इनकी दिशा की बात करते हैं, पवनों की दिशा की बात करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज जो दिशा थी, यहाँ पे कैसी हो जाएगी? प्रति चक्रवात में कैसी? इसकी जो ये दिशा थी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी? यहाँ पे इसकी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी दिशा। ये चक्रवात प्रति चक्रवात है। इन चक्रवात के बारे में संदर्भ में ज्यादा जानकारी का वैसे इतना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम रेयर केस में आते हैं ये चक्रवात। तो मेनली जो टॉपिक है वो चक्रवात के संदर्भ में प्रति चक्रवात जैसे इसका उल्टा होगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाएगा कि प्रति चक्रवात के जो केंद्र होते हैं वे कैसे होते हैं? न्यून वायुदाब के होते हैं, उच्च वायुदाब के होते हैं, दोनों हो सकते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे तो आपको याद रखना है, प्रति चक्रवात के जो केंद्र होंगे वह उच्च वायुदाब के केंद्र होंगे। पवने किस ओर से किस ओर चलेगी? तो पवने किस ओर से किस ओर चलेगी? उच्च वायुदाब केंद्र में है तो केंद्र से परिधि की ओर पवने चलेगी। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी तो केंद्र से परिधि की ओर चलेगी। उत्तरी गोलार्ध में की जो दिशा पवने चलने की जो दिशा उत्तरी गोलार्ध में होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे अपन चक्रवात और प्रति चक्रवात पूरा लगभग कर चुके हैं अपन पूरा। इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। अब अपने पास जो पवने है, द्वितीय पवने, वो पवने मानसूनी पवने अपन को पढ़नी है। तो मानसूनी पवने अपन यहाँ पे स्किप करेंगे। यहाँ पे अपन मानसूनी पवने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब बाढ़ के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे मानसून, बाढ़ का मानसून, तब अपन मानसूनी पवनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मानसूनी पवने क्या होती है, इसलिए अपन इन मानसूनी पवने को अपन अभी स्किप करते हैं। अब जो अपना टॉपिक है पवनों के संदर्भ में, प्राथमिक पवन पहले पढ़ चुके थे, द्वितीय पवने आज पूरी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे तृतीयक पवने। कौन सी पढ़ेंगे? तृतीयक पवने। तो चलते हैं तृतीयक पवने की ओर। तो दोस्तों पवनों के संदर्भ में अपन अपना अंतिम जो टॉपिक बच रहा है वह है तृतीयक पवने। कौन सी पवने बच रही है अपनी?
सॉरी, जो पवनों के समय आप देखते हैं अपन कौन सी तृतीय पवन बच रही है, तृतीय पवन बच रही है। इन पवनों को क्या स्थायी पवन भी कहेंगे, क्या कहेंगे अपन, तृतीय पवन या फिर स्थायी पवन है, स्थानीय पवन है, स्थायी पवन नहीं। स्थायी पवन अपन किसको कहा था, जो पहली अपनी पवनें थी जिसमें व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय पवनें पड़ी थी, वो प्राथमिक पवनें, उनको स्थायी पवनें कहा जाता है। ये जो है स्थानीय पवनें, किसी स्थान विशेष में चलने वाले कौन से, स्थानीय स्थानीय पवनें। ये जो पवनें है वो किसी स्थान विशेष में चलने के कारण इसको अपन स्थान विशेष में चलेंगे, इस कारण इसको अपन स्थानीय पवनें कहेंगे। तृतीय पवनें, इन पवनों को भी कहा जाता है। तो अब स्थान पर विशेष में चलेगी तो ये पवनें दो प्रकार की होती है, एक होती है गर्म पवनें, गर्म स्थानीय पवनें जो कि गर्म पवनें होगी, और दूसरी होती है ठंडी स्थानीय पवनें। कौन सी होगी, एक तो होगी गर्म स्थानीय पवनें और दूसरी होगी ठंडी स्थानीय पवनें। तो बात करते हैं अपन स्थानीय पवनों के बारे में। तो पहले अपना जो टॉपिक है वो गर्म स्थानीय पवनें है। गर्म स्थानीय पवनों के भारत से शुरुआत करते हैं। तो अपने भारत में ऐसी कौन सी पवन है जो गर्म होती है, अपन देखते हैं लू। अक्सर गर्मियों के दिनों में लू चलती है। लू जो पवन है, लू जो है ये हम भारत में चलती है। थार के मरुस्थल इसका जो क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान में जो पवन है, गर्म पवन जो चलेगी गर्मी के दिनों में, थार के मरुस्थल में चलती है। इनको अपन क्या कहेंगे, लू कहेंगे। कहां चलेगी, अब भारत और पाकिस्तान में चलेगी। बात करते हैं अपन चिनुक। चिनुक एक पवन है, क्या नाम है, चिनुक। चिनुक की अपन बात करते हैं तो रोकिस जो पर्वत है इसके पूर्वी ढाल, ये जो पूर्वी ढाल है रोकिस पर्वत की जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी ढाल पर यूएसए व कनाडा, कहां चलेगी, यूएसए व कनाडा में चलेगी। क्षेत्र कौन सा है, यूएसए, अमेरिका व कनाडा में ये पवनें चलती है। कहां चलती है, जो रोकी पर्वत है, रोकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, रोकिस पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है चिनुक। इनको अपन कहेंगे हिमबक्षी पवनें। क्या कहेंगे, हिमबक्षी पवनों, गर्म पवनें होती है जो रोकिस पर्वत पे जो जमी हुई जो बर्फ है, उस बर्फ को पिघलाने का काम करती है। वहां पे जो हिम यानी कि हिम का भक्षण करती है, इस वजह से इनको हिमबक्षी पवनें भी कहा जाता है। रोकिस पर्वत पर चलती है, रोकिस पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलेगी, यूएसए व कनाडा देशों में। पर बात करते हैं फोन पवनें क्या है, फोन पवनों की बात करते हैं। यह भी एक गर्म पवन है। अल्पस पर्वत कहां है, अल्पस पर्वत क्षेत्र में चलेगी, फ्रांस, जर्मनी व स्वीडन में। फ्रांस, जर्मनी, फोन कहां चलेगी, फोन नाम फोन फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में चलेगी। ये पवनें गर्म पवन है। अल्पस पर्वतीय क्षेत्रों में चलेगी। कहां चलेगी, जो अल्पस पर्वत है उसके क्षेत्रों में, अल्पस अरावली पर्वतीय क्षेत्र हुआ अपने वहां पे, उसी तरह से अल्पस पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पे ये पवनें चलेगी जिनका नाम फोन होगा। और कौन कौन से देशों में चलेगी, तो फ्रांस है, जर्मनी है और स्वीडन है, इन 3 देशों में चलेगी। बात करते हैं अपन हरमठन, नाम सुना होगा आपने सभी ने हरमठन पवन का। हरमठन पवन कहां चलेगी, सारा मरुस्थल में चलेगी। गिनी तट पर इसे क्या कहेंगे, डॉक्टर पवन कहेंगे। क्या कहेंगे, फोन जो हरमठन जो पवन है, हरमठन पवन, ये पवन चलेगी सारा मरुस्थल में, और गिनी तट पे इसका डॉक्टर पवन कहा जाता है क्योंकि ये पवन क्या करती है, वहां पे थोड़ी उमस को कम करती है बारिश करके, इसलिए इनको डॉक्टर पवन कहा जाता है। ठीक है, गिनी तट पे इसको क्या कहेंगे अपन, डॉक्टर पवन कहा जाता है। अपन बात करते हैं सिराको पवन भी एक गर्म पवन है। क्या नाम है, सिराको। ये जो पवन है ये कहां से चलेगी, ये भी सहारा मरुस्थल से चलेगी, लेकिन जो क्षेत्र है वो बहुत लंबा है। सहारा मरुस्थल से होती हुई भूमध्य सागर को पार करके कहां तक आएगी, यूरोप तक आती है। यानी कि सिराको जो पवनें हैं, ये पवनें सहारा मरुस्थल से चलेगी और सहारा मरुस्थल से पूरे भूमध्य सागर को पार करते हुए कहां तक आएगी, यूरोप के तटीय क्षेत्रों तक आती है। तो बात करते हैं, ये पवनें गर्म पवनें होती है, लेकिन कोई भी पवन हुआ अगर वो किसी जलीय क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही है तो वहां से वह आर्द्रता ग्रहण जरूर करती है। उसी तरह से ये भी पवनें क्या होती है, सिराको क्या करती है, जब सारा मरुस्थल से चलती है तो वो मरुस्थलीय भूभाग है तो यहाँ से धूल मिट्टी अपने साथ उड़ा के लाती है। जब ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र पे आती है तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है। अब जब ये यूरोप तक पहुंचेगी फिर यूरोप में क्या करती है, बारिश करती है। तो ये धूल मिट्टी वाली जो धूल मिट्टी होती है इन पवनों में, और फिर आर्द्रता ग्रहण करती है। जब जो बारिश होती है वह लाल बारिश होती है, लाल रंग की बारिश होती है इन पवनों की वजह से। अब सिराको पवन को फिर से क्या अलग अलग देशों में अलग अलग, ये जो सिराको पवन है ये आज तो भूमध्य सागर से, लेकिन यूरोप के जो कुछ देश है इनमें अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बात करते हैं अपन इन पवनों को ट्यूनीशिया में चिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूनीशिया में चिली कहा जाता है। लीबिया में गिबली, लीबिया में क्या कहेंगे, इनको गिबली कहेंगे, लीबिया में गिबली कहेंगे। और मिस्र में खमसिन कहा जाता है।
आगे बात करते हैं अपन काराकोरम। काराकोरम मध्य एशिया की पवन है। जो एशिया जो अपना महाद्वीप है पूरा मध्य एशिया में जो पवनें चलती है, गर्म पवनें चलती है, उसको अपन कहेंगे काराकोरम। बात करते हैं सेंटा एना की, तो ये कैलिफोर्निया यूएसए का जो कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है उसमें ये पवनें चलेगी। इनको कहा जाएगा, वहां पे इन पवनों को क्या कहा जाएगा, सेंटा एना पवना कहा जाएगा कैलिफोर्निया स्टेट में। बात करते हैं अपन बिग फिल्टर की, तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में की, जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट है विक्टोरिया में जो लू की तरह गर्म पवनी होती है उसको वहां पे कहा जाएगा ब्रिक फिल्टर कहा जाएगा। बात कर रहे हैं अपन न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में जो गर्म पवनी चलती है उनको नॉर्वेस्टर कहा जाता है, और अर्जेंटीना में जो गर्म पवनी चलती है उनको जोंडा कहा जाता है, और दक्षिणी अफ्रीका में जो गर्म पवनी चलती है उनको बर्ग कहा जाता है। ये अपनी गर्म पवनें हैं कुछ। वैसे तो गर्म पवनें बहुत सारी होती है, अलग क्षेत्रों में अलग अलग, लेकिन ये कुछ जो इंपोर्टेंट जो गर्म पवनें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उन पवनों के संदर्भ में अपने जानकारी ली है। अपन बात करते हैं अब ठंडी पवनों के बारे में। ठंडी जो स्थानीय पवन है, ठंडी कौन कौन सी स्थानीय पवनें हैं, तो मिस्टल नाम की जो पवन है फ्रांस और स्पेन में चलती है। कहां पे चलती है, मिस्टल नाम की जो पवन है वो फ्रांस और स्पेन के क्षेत्र में मिस्ट्रल जो पवन है इनके क्षेत्र है फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन में मिस्टल नाम की पवन चलती है, ये ठंडी पवन है। इस तरह से एंटार्क्टिक सागर के उत्तरी तट पर यानी कि इटली के जो क्षेत्र है, इटली वहां पे चलेगी बोरा नाम की जो पवन चलेगी, वहां भी ठंडी पवन है अत्यधिक। बात करते हैं अपन अलास्का व कनाडा में एक जो ठंडी पवन चलती है उसको अपन ब्लिजार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, ब्लिजार्ड कहेंगे। कहां चलेगी ये पवने अलास्का व कनाडा में। अलास्का यूएसए का एक स्टेट है वहां पे, और कनाडा में ये पवने चलेगी। बात करते हैं अपन दक्षिणी बस्टन ये जो ठंडी पवन है दक्षिणी बस्टन, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इसके अलावा केप डॉक्टर, क्या नाम है, केप डॉक्टर जो दक्षिणी अफ्रीका में जो ठंडी पवन चलती है उसको अपन केप डॉक्टर कहते हैं। जूरा पर्वत, कहाँ है जूरा पर्वत, स्विट्जरलैंड में जो है जूरा पर्वत है। जूरा पर्वत के वहां पे जो पवन चलती है ठंडी पवन चलेगी उसको अपन कहेंगे जूरन। और साइबेरिया जो रूस में जो ठंडी पवन चलती है, साइबेरिया जो पवन है रूस में जो ठंडी पवन चलती है उसको अपन कहेंगे बुरान। ये कुछ ठंडी पवनों के बारे में अपन ने देखा है। नॉर्मली ऐसे तो देखा जाए तो ये पवनें बहुत सारी हर एक क्षेत्र में अलग अलग नाम जान जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ पवनें हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है या फिर एग्जाम में संभावित पूछी जाती है, वो ये पवनों के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना टॉपिक समाप्त होता है। पवन जो टॉपिक है अपना वो पूरी तरह से समाप्त होता है। अब अपन शुरुआत करेंगे अपन पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र, जो पृथ्वी को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें होगा। एक बार कहूंगा कि चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा फैलाए और वीडियो को पूरा देखे। धन्यवाद।